नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। नाम भी होगा, काम भी होगा, रख हौसला तेरा एक अलग मुकाम भी होगा। आपके गांव के हर सड़कों पर लगेगा मेला, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा, जिस दिन सफलता आपके नाम होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th के सब्जेक्ट हिस्ट्री का मास्टर वीडियो, है ना। मास्टर वीडियो कहने का तात्पर्य है कि आपका जो इतिहास 3 खंडों में है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों पेपर का जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आपका जो 21 तारीख को हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपका बहुत हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर जो है वो है ईंट मानक और अस्थियां, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधुवासी भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद। किसका प्रयोग करते थे? शहद। शहद आने कहने का मतलब है जिसको आप लोग मधु बोलते हैं, है ना, उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 2 में। कहता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या था? तो मांदा। इससे याद रखिएगा, सबसे उत्तर में आपका मांदा था, सबसे दक्षिण में दैमाबाद था, पूरब में आपका आलमगीरपुर था और पश्चिम में आपका सुदगांगेडोर था। इसलिए पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांदा, दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर और पश्चिमी बिंदु सुदगांगेडोर होगा। आगे देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो 1861 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था। और याद रखिएगा, इसका पहला जो डायरेक्टर है वो बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक जो है, ठीक है, जनक जो है वो किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आगे कहता है C14 विधि का खोज किसने किया? यानी कार्बन 14 पद्धति। आपको पता होगा कि कार्बन 14 पद्धति क्या है? तो ये जीवाश्मों का काल निर्धारण करने का एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस विधि का खोज जो है वो विलियर्ड लीवी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, उसी से क्वेश्चन बना दिए हैं कि जीवाश्म के काल निर्धारण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो C14 विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? C14 विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो चार्ल्स मैसन ने किया। किसने किया? चार्ल्स मैसन ने किया है। और किसमें किया है? तो इनकी एक पत्रिका है नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इस नैरेटिव ऑफ जर्नीज में इन्होंने जो है वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं, हड़प्पा किस जिले में है? तो मांडगुमरी जिले में है। और मोहनजोदड़ो किस जिले में है? लरकाना में है। हड़प्पा का खोज किसने किया? तो 1921 में किया। किसने किया है? दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन पूछे किसने किया? तो दयाराम साहनी। कब किया? तो 1921 में। यहाँ पर वही चीज क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सबसे पूर्वी बिंदु, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि देखें, हड़प्पा सभ्यता की यदि उत्तर से दक्षिण की यदि लंबाई देखें तो ये आपका हो जाता है 1400 किलोमीटर। बट यदि पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें, ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो वो आपका हो जाता है 1600 किलोमीटर। और फिर इसका पूरा क्षेत्रफल आपका देखिएगा तो 12,99,660 यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। इसलिए ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई और टोटल एरिया। टोटल एरिया से आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में हुआ है। किस आकृति में हुआ है? त्रिभुजाकार आकृति में है। आगे क्वेश्चन देखिए 14 नंबर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के किस भाग में हुआ है? तो यह भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। आगे देखते हैं, बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। चनुदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अन्नागार एवं स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से आपका एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि यहाँ से 700 कुएं के प्रमाण मिले हैं। दूसरी बात, नर्तकी की मूर्ति जो है वो यही मोहनजोदड़ो से ही मिला है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का खोज कब और किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में, ये गलत लिखा गया है, 1922 होगा। ठीक है, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिला है। उसके बाद मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चनहुदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से। आप देख रहे होंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे है।
मृदभांड एवं बाट का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो रंगपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? रंगपुर से मिला है। आगे देखेंगे हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है? 483 है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आगे देखेंगे मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देवी कौन थी? मातृदेवी। आगे देखते हैं मातृदेवी की तुलना मिस्र की किस देवी से किया गया है? तो इसिस से किया गया है। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? गेहूं था ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता हो गया, मिस्र सभ्यता हो गया, इन सब के समकालीन मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किसने प्रकाश डाला था? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की के ऊपर, ठीक है, अर्नेस्ट माइके ने। अर्नेस्ट माइके एक पुरातात्विद हैं, इन्होंने ही सबसे पहले अवतल चक्की के ऊपर जो है वो प्रकाश डाला है। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर ही बता दिया कि मोहनजोदड़ो से कितने कुएं के साक्ष्य मिले हैं? 700, है ना। हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी? तो बिल्कुल नगर पालिका जैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से इन लोग परिचित नहीं था, अपरिचित था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार की लंबाई क्या थी? तो 11.88 मीटर। चौड़ाई कितना था? 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। उसके बाद देखिएगा आपका जो विशाल अन्नागार है उसकी लंबाई क्या है? तो 45.72 मीटर इसका लंबाई था। हड़प्पा वासी शीशा का आयात कहाँ से करते थे, यानी कहाँ से मंगवाते थे शीशा? तो ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका प्रमुख देवता जो है वो आपका शिव है। लेकिन यदि बोले प्रमुख देवी कौन थी, है ना, तो प्रमुख देवी में आ जाता है आपका मातृदेवी। कौन आ जाता है? मातृदेवी, ठीक है। लेकिन प्रमुख यहाँ पर देवी नहीं पूछा, यहाँ पर क्या पूछा? देवता पूछा है। तो देवता में आद्य शिव या पशुपतिनाथ होंगे, ऑप्शन 2 में से कोई एक रहेगा। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी जुड़वा राजधानी बनी है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो कृषि एवं पशुपालन। आगे देखेंगे हड़प्पा की मुहर किस पत्थर की बनी होती थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको टिक लगा लीजिए, सिलखड़ी, है ना। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में नहरों का प्रमाण कहाँ से मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोतुगई से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की ईंटों का अनुपात क्या है ना, साइज क्या था? तो 4:2:1, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, या फिर लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा जो है उसका लंबाई क्या था? 37 मीटर था, ठीक है। हड़प्पा काल में सुगंधित पदार्थों को रखने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? फ्यान्स। कौन सा हड़प्पा स्थल पूरी तरह से उत्पादन में प्रसिद्ध था? तो चनहुदड़ो। आगे देखेंगे चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो से कितनी दूरी पर स्थित है? 130। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कितना दूर पर था? तो 483। देखिए 2 क्वेश्चन आ गया डिस्टेंस वाला, एक चनहुदड़ो एक मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो दूर था हड़प्पा से कितना? 483, और मोहनजोदड़ो से भी चनहुदड़ो 130 किलोमीटर। हड़प्पा वासी किस खेल को खेलते थे? तो शतरंज और पासा, ये दोनों खेल में इन लोग निपुण थे। आगे देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप जो है वो टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। अन्यथा आप टेलीग्राम जाकर जो है वो सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुराविष्ट वस्तु क्या है? सबसे विशिष्ट वस्तु क्या है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहर, है ना। मुहर किस पत्थर का बना होता था? सेलखड़ी का। दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम देख लीजिएगा। बहरीन द्वीप। उसके बाद सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? मैंने ऊपर भी आपको बताया था, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता वासी, है ना, तांबा कहाँ से मंगाते थे? तो राजस्थान के खेतड़ी से। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध था? तो किस लिए प्रसिद्ध था खेतड़ी? तो आपका तांबा उत्पादन के लिए, है ना। सामने जो है वो दूसरा चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आप देखे होंगे कि आपका चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जनपद शब्द, है ना, इंगित करता है किसको? तो क्षेत्रीय इकाई को इंगित करता है।
मौर्य काल में राजकीय कृषि प्रधान क्या कहलाता था? तो सीधा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किया? तो हिंद यूनानी ने। लेकिन यदि पूछ ले सबसे ज़्यादा किसने किया? तो सातवाहन वंश के शासकों ने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपको पूछ दे कि सबसे शुद्ध सिक्का किसने जारी किया था? तो आपका हो जाएगा कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासक। देखिए सोना से यहाँ 3 तरह का क्वेश्चन, सबसे पहले हिंद यूनानी, सबसे ज़्यादा सातवाहन और सबसे शुद्ध कुषाण। आगे देखिएगा शक संवत किसने आरंभ किया? कनिष्क ने किया। चलिए आपसे एक क्वेश्चन है, आप हमें बताएंगे कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर, हम सबका देखेंगे। आगे है कि 5वां क्वेश्चन कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। भूमि अनुदान की प्रथा किस वंश ने शुरू की थी? तो सातवाहन वंश ने शुरू की थी, जिसकी चर्चा हमको कहाँ से मिलती है? तो प्रभावती गुप्त अभिलेख से मिलती है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं, है ना। उसके बाद अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? चाणक्य ने किया है। मेगास्थनीज किसके दूत थे? सेल्यूकस निकेटर के दूत थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया है। किसने किया है? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया है। पाटलिपुत्र मीन्स पटना, और पटना का सबसे प्राचीन नाम क्या था सर? तो कुसुमपुर। क्या नाम था? कुसुमपुर नाम था, इसलिए ध्यान से इसको एक बार देख लीजिएगा। आगे की ओर हम लोग बढ़े, ठीक है, आगे की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 जो है वो है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है? नेपोलियन का। और बोले कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको वीणा वादक भी बोला गया है, ठीक है। क्यों वीणा वादक बोला गया है? क्योंकि एक सिक्के का प्रमाण मिला है जिस पर इनको वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है। इसके अलावा इन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो चांदी के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तभी मैंने बताया प्रभावती गुप्त अभिलेख से। फिर आगे क्वेश्चन है शिलालेख, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को जो है वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक की यदि हम लोग बात करें तो वो है कालिदास। कौन है? कालिदास। उसके अलावा प्राचीन भारत में अभिलेख यहाँ होगा, अखिलेश लिखा गया है। अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया है? अशोक ने किया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को, है ना। ये सुधार लीजिएगा, अखिलेश की जगह पर होगा आपका अभिलेख, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है सर? ज्ञान होता है। मौर्य काल में टकसाल का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? लक्षणाध्यक्ष। पुराणों की संख्या 18। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। सबसे शक्ति महाजनपद कौन था? मगध, याद रखिएगा। और 2 गणतांत्रिक महाजनपद थे, एक का नाम था मल और दूसरा का नाम था बज्जी या वज्जी, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। 2 गणतंत्र थे, एक सबसे शक्तिशाली था मगध, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। मुंडको उपनिषद का नाम आप लोग सुने होंगे दोस्त। मुंडको उपनिषद से ही आपका जो है वो लिया गया सत्यमेव जयते शब्द। उसके बाद कहता है 16 महाजनपदों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उसके बाद क्वेश्चन करता है धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो अशोक ने किया। उसके बाद 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसके? चांदी और तांबे के। किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? हर्यक वंश को। विक्रमादित्य की उपाधि किसने लिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कहता है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किन्हें जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किनको जाता है? जेम्स प्रिंसेप। जाति और वर्ग, यानी कि ये महाभारत वाला चैप्टर से है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें कि संबंधियों के जाति के समूह को क्या कहा जाता है ना, सॉरी, संबंधियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो जाति। महाभारत किसके किसके बीच हुई थी? तो पांडव और कौरव के बीच हुआ था। गोत्रों का नामकरण किसके आधार पर होता था? ऋषि मुनियों के नाम के आधार पर। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गोत्र से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई। किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई। आगे देखेंगे कि अपने ही गोत्र के अंदर विवाह करना किस प्रकार का विवाह है? अंतर्विवाह है। और अपने गोत्र से बाहर तो वो बहिर्विवाह हो जाता है। महाभारत में कितने महापर्व का वर्णन है?
18 महापर्व का वर्णन है। महाभारत का युद्ध किस मैदान में लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र, हरियाणा वाला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। आगे क्वेश्चन कहता है कि एक पुरुष की जब दो या दो से अधिक पत्नियां होता है तो उसे किस विवाह का नाम दिया जाता है? बहुपत्नी विवाह। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा। वर्ण व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त से मिलता है। और पहला वर्ण कौन है? तो पहला वर्ण देखिएगा भाई साहब, तो पहला वर्ण आपका जो है वो ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और सबसे निम्न में किसको रखा गया था? शूद्र को। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो सतसहस्त्री संहिता है ना, यानी कि इसमें जो है सतसहस्त्री संहिता के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखेंगे कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया है? तो वी.एस. सुकथांकर। ठीक है। धर्मशास्त्र या मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह मिला है? तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिला है। आगे देखेंगे महाभारत के किस पर्व में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख मिलता है? तो पहला जो पर्व है आदि पर्व उसमें आपको मिलता है। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? सातवाहन वंश में। भीम और हिडिंबा का विवाह किसका उदाहरण है? तो राक्षस विवाह का उदाहरण है। अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य की थी। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? भीष्म को कहा गया है। महाभारत की रचना किसने की है? तो महर्षि वेदव्यास ने। किस लैंग्वेज में? संस्कृत में। ठीक है। आगे क्वेश्चन भी देखिए बन गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। दुर्योधन की माता का नाम क्या था? गांधारी। उसके बाद नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत। ठीक है। और महाभारत को प्रथम में अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो मोहन गांगुली ने किया। ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। अंतिम कहिए या फिर 24वें कहिए। इससे पहले एक वाला याद रखिएगा, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो उनका दामाद था। तो इसकी बेटी का नाम क्या था? तो प्रियदर्शना या फिर अनोजिया। प्रियदर्शना या फिर अनोजिया इनकी जो है वो पुत्री का नाम था। ठीक है। इन्हीं के पति हुए जमाली, और यही जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बने। उसके बाद है महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी कितने वर्ष में गृह त्याग किए? 30 वर्ष में। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुए था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ऋजुपालिका नदी के तट पर। देखिए 9वां क्वेश्चन वही है, किस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। आगे है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर आपका सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा, है ना। देख लीजिएगा, श्वेतांबर मतलब बताए थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। महावीर स्वामी का पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? राजगीर में दिया गया था। महावीर स्वामी की मोक्ष की प्राप्ति कब हुई और कहाँ? तो 468 ईसा पूर्व में जो है वो पावापुरी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो अब आ जाता है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 563, यहाँ 4 लिखा गया है, उसको सुधार लीजिएगा। 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी में। इनके पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की उम्र आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है। आगे की ओर यदि हम लोग बढ़े तो है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों में घरों का त्याग कर दिया था? तो 29 वर्ष। महावीर कितना में? 30। गौतम बुद्ध कितना? 29 वर्ष में। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। और महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति करके जो पहला उपदेश दिया था उसको क्या बोला जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उसको क्या बोला जाता है? तो महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे किया था? निरंजना नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे किया था? पीपल वृक्ष के नीचे किया था।
आगे देखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे प्रिय शिष्य किसे बनाया था? ठीक है, तो आनंद और उपाली है ना, आनंद और उपाली इनके जो है वो सबसे प्रिय शिष्य थे। आगे की ओर हम लोग बढ़े तो देखें कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे प्रिय शिष्य किसे हो गया? ठीक है, आगे कहता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? पाली भाषा में। और महावीर स्वामी का उपदेश प्राकृत भाषा में दिया गया है। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 टोकरियाँ। बौद्ध संगीति का आयोजन कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। पहला अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा अशोक के समय में और चौथा कनिष्क के समय में। आगे क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अमरावती स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, भोपाल के रायसेन जिला में। ठीक है, अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में। अशोक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसने संग्रहित किया गया है? यहाँ पर अशोक नहीं होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी कहाँ पर मिलती है? जातक में। और महावीर स्वामी का आगम में। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। सांची स्तूप का खोज किसने किया? तो जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में सांची स्तूप का खोज किया है। आगे देखेंगे महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका जो है वो एंशियंट हिस्ट्री जो है, प्राचीन इतिहास जो है वो इंड हुआ। आपको इसका PDF लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सर्वोदया ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे मिडवल हिस्ट्री का। 5वां चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया और ये मध्यकालीन इतिहास है, सेकेंड पेपर है आपका इतिहास का। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपका है कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। ठीक है, कब आया था? तो 1024 ईस्वी में आया था, यानी कि 11वीं सदी में आया था। किताब उल हिंद या तहकीक ये हिंद की रचना किसने किया है? तो अल बिरूनी ने किया है। किस भाषा में किया है? तो अरबी भाषा में किया है। तीसरा क्वेश्चन भी वही है, किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो 80 अध्याय हैं। अल बिरूनी का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अल बिरूनी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में। ख्वारिज्म जो है एक शैक्षणिक नगर के रूप में जाना जाता है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे अल बिरूनी भारत कब आया था, ये बता दिए। महमूद गजनबी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगिन का पुत्र था। जो इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को करते चलते हैं, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये PDF आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग रिपीटेशन करते हुए चलते हैं। ठीक है, जुबली का महमूद किसे कहा गया है? तो महमूद गजनबी को कहा गया। अल बिरूनी ने किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था, यानी किन किन भाषाओं का इनको ज्ञान था? तो सीरियाई हो गई, फारसी हो गई, हिब्रू हो गया, अरबी हो गया और संस्कृत हो गया। संस्कृत की शिक्षा इन्होंने भारत में आकर लिया था। महमूद गजनबी की राजधानी क्या थी, यानी गजनी वंश की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो गजनी था। अल बिरूनी में संस्कृत विषय की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? भारत से। अल बिरूनी की मृत्यु कब हुई? 1048 में। भारत की वर्ण व्यवस्था को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4। हिंदू शब्द की उत्पत्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फारसी भाषा से। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। ये आपका जो है वो आपका 14वीं सदी में भारत आया है। जन्म इसका कब हुआ है? 24 फरवरी 1304 को। ठीक है, इब्न बतूता का जन्म कहाँ पर हुआ था? मोरक्को के तेंजियर में हुआ था। इब्न बतूता का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। घोंसले से निकलता पंछी किन्हें कहा गया है? इब्न बतूता को। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम उम्र में 22 वर्ष की उम्र में ये घर को त्याग दिए थे और यात्रा पर निकल गए थे। इब्न बतूता भारत कब आया? 1333 में आया, 1333 में आया। और उसमें शासक कौन थे दिल्ली सल्तनत का? तो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT उस समय शासक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा किसके काल में आया? तो MBT के काल में आया। कब आया? 1333 में आया। आगे देखते हैं इब्न बतूता किस मार्ग से होते हुए आया था? सिंध मार्ग से। इब्न बतूता भारत आने से पहले किस तीर्थ यात्रा पर गया था? तो मक्का की यात्रा पर। इब्न बतूता भारत किसके काल में आया? MBT के काल में आया। ठीक है, आगे देखेंगे इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर मंगोल शासक के पास चीन कब भेजा था? 1342 में। आगे बढ़ जाए तो इब्न बतूता मालदीव में कितने समय तक रुके थे? 18 महीने तक। इब्न बतूता भारत में कब तक रहा? 1347 तक। 1333 से लेकर 1347 तक रहा है कि नहीं? 1347 तक रहा। आगे देखेंगे इब्न बतूता वापस मोरक्को कब पहुंचा? 1354 में।
किताब उल रिहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की है। इसकी रचना अरबी भाषा में। तो किताब उल हिंद और किताब उल रिहला दोनों की रचना अरबी भाषा में। इब्न बतूता कब मोरक्को से यात्रा पर निकला था? 1325 में। ठीक है, सबसे अधिक दूरी तय करने वाला यात्री इब्न बतूता को माना जाता है। इब्न बतूता के अनुसार मुल्ताना से दिल्ली जाने में कितना समय लगता था? तो 40 दिन का समय लगता था। सिंध से दिल्ली यात्रा करने में कितना समय लगता था? तो आपका 50 दिन का समय लगता था। आगे की ओर यदि बढ़े तो देखेंगे, ठीक है, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा कि अब्दुल रजाक समरकंदी को किन से प्रेरणा मिली थी यात्रा के लिए? तो अल बिरूनी और इब्न बतूता से। अब्दुल रजाक समरकंदी भारत की यात्रा पर कब आया? तो 4040 के दशक में आया था। इब्न बतूता की मृत्यु कब हुई? 1377 में। पेलसट कहाँ का यात्री था? तो डच का यात्री था। पेलसट किस सदी में भारत आया सर? तो ये 17वीं सदी में आया। कब आया? 17वीं सदी में। पेलसट जो है वो भारत की यात्रा पर कब आया था? 17वीं सदी में आया था। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म कब हुआ? तो 1620 ईस्वी में। और ये भारत आता है शाहजहाँ के काल में। किसके काल में आता है? शाहजहाँ के काल में आता है। कब? 1656 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का यात्री था? फ्रांस का था, चूँकि इसका जन्म है ना फ्रांस के जोई नामक स्थान पर हुआ था। भारत कब आया? 1656 यानी कि 17वीं शताब्दी में आया। किसके कार्यकाल में आया? तो 1656 में देखिएगा शाहजहाँ का कार्यकाल था, तो उसके कार्यकाल में भारत आया था। ये दोनों क्वेश्चन वहीं से बन गया। फ्रांसवा बर्नियर कौन थे? तो एक चिकित्सक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे और एक बड़े इतिहासकार भी थे, है ना। आगे देखते हैं फ्रांसवा बर्नियर भारत से वापस कब गया? तो 1668 में ये वापस चले गए। फ्रांसवा बर्नियर के पुस्तक का नाम क्या था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इन्होंने अपने पुस्तक लुई 14वां को क्या किया था? समर्पित किया था। ठीक है, बर्नियर की पुस्तक फ्रांस में कब प्रकाशित हुई थी? 1670-71 में। भारतीय वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश किसने डाला था? अल बिरूनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय डाक व्यवस्था पर किसने प्रकाश डाला है? इब्न बतूता ने। नारियल की तुलना मानव मस्तिष्क से किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने दिल्ली के कितने दरबारों का वर्णन किया? 28। और सबसे जो बड़ा दरवाजा है वो क्या है आपका? बंदायू, है ना। सबसे बड़ा दरवाजा बंदायू को माना गया है। ठीक है, किताब उल हिंद का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? एडवर्ड कार्ल सचाऊ ने। ठीक है, उसके बाद देखेंगे राज्य निरंकुशवाद का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने दिया। डाक व्यवस्था, डाकू नहीं होगा, डाक व्यवस्था का वर्णन, सती प्रथा का वर्णन और दास प्रथा के वर्णन किसने किया है? इब्न बतूता ने। भारत की जाति व्यवस्था का वर्णन किसने किया है? अल बिरूनी ने। तुगलकाबाद को किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। इब्न बतूता अश्व डाक व्यवस्था को किस नाम से पुकारा है? उलुक व्यवस्था के नाम से। अब आ जाते हैं 6 चैप्टर। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आपका है भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपराएं में यदि हम लोग देखें तो पहला क्वेश्चन आपका बन जा रहा है कि इस्लामिक कानून को क्या कहा जाता है? सरिया, है ना। आगे इस्लामिक कानून को पालन करने वाला बासरिया, नहीं पालन करने वाला बेसरिया। अलवार किसको कहा जाता था? तो विष्णु की आराधना करने वाले को अलवार कहा जाता था। अलवारों की संख्या 12 थी, है ना। और शिव के आराधना करने वाले पुरुष भक्तों को क्या कहा जाता था? नैनार, जिनकी संख्या 63 थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। अलवार स्त्री भक्तों को क्या कहा जाता था? अंडाल। नैनार स्त्री भक्तों को क्या कहा जाता था? करई काल अम्मैयार। कौन सी महिला संत स्वयं को विष्णु भगवान की प्रेयसी मानते थे? अंडाल। वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किस वंश ने किया? पल्लव वंश ने। तमिलनाडु में बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नंदीवर्मन द्वितीय ने। आगे देखेंगे एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। चालुक्य शासकों ने किस वंश को प्राथमिकता दिया? शैव धर्म को। वीर शैव संप्रदाय का उदय किस राज्य में हुआ था? तो इसका उदय जो है वो आपका कर्नाटका में हुआ, कर्नाटक राज्य से, है ना। 12वीं सदी में जो है वीर शैव संप्रदाय का उदय प्रारंभ हुआ। ठीक है, वीर शैव संप्रदाय का जनक किनको माना जाता है? तो आपको पता होगा कि बासवन्ना को माना जाता है। ठीक है, इसी संप्रदाय को लिंगायत आंदोलन के नाम से भी या लिंगायत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। बासवन्ना किस राजा के दरबार में मंत्री थे? तो चालुक्य वंश के राजा विजल जो थे उनके दरबार में मंत्री के पद पर थे। बासवन्ना को क्या कहकर पुकारा जाता था? तो बासव कहकर पुकारा जाता था। बासवन्ना प्रारंभ में किस मत को मानते थे? तो जैन मत को मानते थे। बासवन्ना की मृत्यु के बाद लिंगायत संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया?
चन्ना बासो ने किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का क्रेडिट किनको जाता है? रामानंद को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे स्मृति संप्रदाय और अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। शुद्ध द्वैतावाद दर्शन के संस्थापक वल्लभाचार्य, जिनको पुष्टि मार्ग का जहाज बोला जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विठल। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। काकर पातर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाई, किसकी पंक्तियां हैं? तो कबीरदास की पंक्तियां हैं। यहाँ पर सूखे नहीं होगा, सूफी परंपरा होगा, ठीक है। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है? तो गुरु। पीर का मतलब क्या है? गुरु। मुरीद का मतलब क्या होता है? शिष्य। जियारत मतलब दरगाह की यात्रा करना। और खानकाह का मतलब क्या होता है? तो सूफी संतों का जो आवास होता है उसी को खानकाह बोला जाता है। और सिलसिला का मतलब क्या होता है? संप्रदाय होता है। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन की ओर, तो आगे देखिएगा, कहता है कि भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रमुख संत थे, इन्हीं को जो है वो कीर्तन शुरू करने का जो है वो श्रेय माना जाता है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था। तलवंडी पंजाब में है। जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई, यह कथन किनका है? तो मीराबाई का है। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान में हुआ था, मेड़ता शासक के यहाँ। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राणा सांगा के बड़े पुत्र की। मीराबाई का मृत्यु कब हुआ? 1546 ईस्वी में। रैदास कबीर सेना किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। सूफीवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा से हुई है, ठीक है। लेकिन बोले सूफीवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ईरान के बसरा नामक स्थान से। कहाँ से? ईरान के बसरा नामक स्थान से। सूफ का अर्थ क्या होता है? तो ऊनी वस्त्र। भारत आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? शेख इस्माइल। देखिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। सूफीवाद की शुरुआत 9वीं शताब्दी में कहाँ से हुई? ईरान के बसरा नामक स्थान से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। आगे देखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने वाला पहला शासक एमबीटी। कौन सा शासक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर 14 बार जो है वो पैदल यात्रा किया है? तो अकबर। आगे हम लोग देखें, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है कि सुहारवर्दी संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक, वास्तविक पूछ रहा है, भारत का नहीं, वास्तविक संस्थापक कौन थे? शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। आगे देखेंगे शेख मूसा किस संप्रदाय के सूफी संत थे? तो शेख मूसा सुहारवर्दी संप्रदाय के संत थे। आगे है कौन सा संप्रदाय गान बजान का विरोध करता था? तो कादरिया संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला। सिकंदर लोदी किसके शिष्य थे? मखदूम जिल्लानी का। मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत आने पर सुल्तान ये हिंद की उपाधि किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन अहमद बिन दरियल अल बुखारी इनका वास्तविक नाम था। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बीजक क्या है? तो कबीर का उपदेश संग्रह उसी में मिलता है ना। तो कबीर का उपदेश किसमें संकलित है? बीजक में संकलित है। तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती है? शक्ति की। गरीब नवाज की दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। उसके बाद किस सूफी संत ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। पुष्टि मार्ग का जहाज मैंने बता दिया, वल्लभाचार्य को। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय ज्ञानेश्वर को जाता है। कभी पूछ देगा कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध संत हैं वो ज्ञानेश्वर थे। आगे देखेंगे तो चिश्ती संप्रदाय का अंतिम सूफी संत कौन था? तो नासिरुद्दीन चिरागी देहलवी। कौन था? नासिरुद्दीन चिरागी देहलवी। बंदा नवाज के नाम से कौन जाना जाता है? गेसुदराज। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक को माना जाता है। खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? गुरु गोविंद सिंह थे। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में है। आगे देखें तो आपका आ जाता है अब 8 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अच्छा 7 छूट गया आपका, विजयनगर साम्राज्य वाला, लास्ट में उसको करवा देंगे, ठीक है। 8 नंबर है किसान जमींदार और राज्य से अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? बैरम खां। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। उसके बाद आपका अबुल फजल की हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने। अकबरनामा की रचना किसने किया है? अबुल फजल ने। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में किया है, ठीक है। किस भाषा में किया है?
फारसी भाषा में किया है। आगे यदि देखें तो अकबरनामा कितने भागों में है? 3 भागों में है। शाहनगर के नाम से किसको जाना जाता है? पंजाब को। दीन या इलाही का संबंध किस शासक से है? अकबर से है, चूँकि अकबर के द्वारा ही दीन या इलाही धर्म चलाया गया है। उसके बाद मुगल काल में पंचायत का सरदार क्या कहलाता था? तो मुकद्दम कहलाता था। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो आपका हो जाएगा जहांगीर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर। अकबर लगाया नहीं था सर, अकबर जो है वो सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था, ठीक है। जहांगीर इसको प्रतिबंध किया है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले सेवन कौन किया, तब हो जाएगा अकबर, ठीक है। आईनी अकबरी कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में बटा हुआ था। 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती थी? तो लगभग 85% जनसंख्या गाँव में निवास करती थी। आगे यदि हम लोग देखें तो आपका क्वेश्चन है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेवरिज ने। मुगल काल की कृषि की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो आईनी अकबरी में मिलती है। भारत में तंबाकू का आगमन कहाँ से हुआ था? पुर्तगाल से हुआ था। औरंगजेब किनके पुत्र थे? तो शाहजहां के। तुलादान प्रथा का शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। भारत में 17वीं शताब्दी में जो फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आई वह फसल कौन सा था? मक्का। मुगल काल में भूराजस्व वसूली करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमील या गुजार, अमील गुजार, है ना। रहट का प्रयोग सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ? मुगल शासनकाल में हुआ। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने किया? तो बाबर ने किया। तस्लीम प्रथा का आरंभ किसने किया? तो शाहजहां ने किया। उसके बाद आ जाता है सिजदा प्रथा का अंत किसने किया? शाहजहां ने किया। किसने चालू किया था? अकबर। मुगल काल में जमीन को कितने वर्गों में बांटा गया था? ठीक है, तो मुगल काल में जमीन को 4 वर्गों में बांटा गया था। पोलज, चाचर, बंजर और परती, 4 भागों में बांटा गया था। मुगल काल में सबसे उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोलज। आगे है मनसब किस भाषा का शब्द है? तो मनसब मतलब फारसी भाषा का शब्द है। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद या ओहदा। बाबरनामा को किस नाम से जाना जाता है? तुजुक-ए-बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था बाबर के द्वारा। यह बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन ये वाला बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा। आगे देखते हैं अबुल फजल का जन्म कब हुआ था? तो अबुल फजल का जन्म 1551 में हुआ था, ठीक है। अरब आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला? तो 1206 से लेकर 1526 तक का जो काल है वो दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में कौन सी युद्ध नीति अपनाई? तो तुगलमा और उस्मानी पद्धति को अपनाए। आगे देखेंगे कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान, ये खाना ने किया था। उसके बाद अकबरनामा को लिखने के क्रम में कितने बार संशोधन किया गया सर? तो 5 बार इसका संशोधन किया गया। आगे देखें तो आईनी अकबरी का पहला भाग किस नाम से जाना जाता है? मंजिल आबादी के नाम से जाना जाता है। आईनी अकबरी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद मुगल काल में किसान को रैयत के अलावे किन नामों से जाना जाता था? तो रैयत के अलावे मुजारिन के नाम से भी जाना जाता था। मुगल के दौरान आगरा में कितने किस्म के फसल उगाए जाते थे? 39। मुगल काल में सर्वोत्तम फसलों को क्या कहा गया है? जिनसे कामिल। महाराष्ट्र में दस्तकारों को जो ज़मीन दी गई थी उसे क्या कहा गया है? मीरासी या थलवाहिक, ठीक है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अकबर के समय में मुगल काल को कितने परगनों में बांटा गया था? 18। अकबर के काल में चलाई गई भूमि के मापन इकाई को क्या कहा गया था? इलाही गज। अकबर ने मनसबदारी प्रथा का आरंभ कब किया था? ठीक है, 1575 में। मुगल कालीन कृषकों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4 वर्ग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में भूराजस्व की वसूली करने के लिए नस्क प्रमाण किसने लाया था? औरंगजेब ने। घोड़े की व्यापारी को क्या कहा जाता था? चेट्टी या चेद्दी। मुगल काल में भूराजस्व विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? दीवान या आला। मुकद्दम का प्रमुख कार्य क्या होता था? तो गांव का आय व्यय का लोखा जोखा तैयार करना। जहां यारा, रोशन यारा और गोहर यारा किसकी पुत्रियां थी?
ठीक है। तो शाहजहां की ये तीनों पुत्रियां थी। अब्दुल रहीम किसका पुत्र था? बैरम खां का। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक। और आपको एक चीज़ और बता दूं लास्ट में कि मुगल वंश का सबसे महान शासक अकबर ही था। ठीक है। अब आ जाते हैं 9 चैप्टर की ओर। शासक और विभिन्न इतिवृत्ति चैप्टर का नाम है। मुगल वंश का कार्यकाल कब से कब तक चला? 1526 से 1857 तक। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। आईने अकबरी किस भाग में मनसबदारी वर्ग का प्रयोग किया गया है? मंजिली आबादी में। इबादत खाना का स्थापना कब किया? 1575 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया? रुपया। उसके बाद तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? अकबर ने। कब किया था? 1563 में। आईने ये 10 साला पद्धति का प्रतिपादक कौन था? तो टोडरमल था। उसके बाद ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। रडियार्ड किपलिंग का जन्म कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। उसके बाद इतिवृत्ति किस नाम से जाना जाता है? तो क्रॉनिकल्स के नाम से जाना जाता है। जंगल बुक के लेखक कौन थे? रडियार्ड किपलिंग थे। नासिरुद्दीन हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 में हुआ। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तिमुचिन था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर। दारा शिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो उपनिषद का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था सर-ए-अकबर के नाम से। मुगल काल की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। लेकिन औपचारिक भाषा जिसको हम लोग कहते हैं कार्यालयी भाषा या फिर कह सकते हैं कि मेन कार्यवाही भाषा क्या थी? तो फारसी थी। फारसी भाषा को मुगल का दरबारी भाषा किसने बनाया था? अकबर में। रज्मनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों का पुस्तक। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? रज्मनामा के नाम से बंदायूनी और फैजी ने किया था। बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई? तुर्की में। नस्तलीक शैली का उद्भव कहाँ से हुआ? ईरान से। जरीन कलम की उपाधि किसे दिया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को दिया था, अकबर ने दिया था। जरीन कलम का अर्थ होता है सोने की कलम। आगे देखेंगे मीर सैयद अली और अब्दुल समद किसके साथ भारत आए थे? तो हुमायूं के साथ आए थे। आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का वर्णन मिलता है? 17 चित्रकारों का वर्णन मिलता है। उसके बाद आगरा में चित्रशाला की स्थापना किसने किया? जहांगीर ने। भित्ति चित्रकला की शुरुआत किस शासक के समय हुआ? अकबर के समय। मुगल शासक ने चित्रकला को प्रतिबंध किया था। किस मुगल शासक ने चित्रकला को प्रतिबंध किया था? औरंगजेब। हालांकि बाद में छोड़ दिया। अकबरनामा को लिखने में कितने वर्ष लगा? 13 वर्ष लगा। अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? तो 15 जनवरी 1784 को। इबादत खाना की स्थापना कब हुई? 1575 में। उसके बाद इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर हुई? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ है। इबादत खाना का अर्थ क्या होता है सर? तो इबादत खाना का अर्थ होता है प्रार्थना गृह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इबादत खाना ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो 1564 ईस्वी में आपका जजिया कर खत्म हुआ है। दिन या इलाही धर्म कब चलाया गया? 1582 में। ये सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्निश क्या था? तो मुगल काल में अभिवादन करने का एक तरीका था। टॉमस रो किसके कार्यकाल में आए थे? तो जहांगीर के कार्यकाल में आए थे। नवरोज क्या है? तो फारसी त्यौहार है जिसका अर्थ होता है नया दिन। इसको लाया गया था बलबन के द्वारा, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। नवरोज त्यौहार देखिए वही क्वेश्चन आपका है। अकबर के दरबार में किसके दरबार में नवरत्न था? तो अकबर के दरबार में था। तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया गया? 1563 में। झरोखा दर्शन का संबंध किस शासक से है? अकबर के काल से है। सार्वजनिक सभा को क्या कहा गया? सार्वजनिक सभा भवन को क्या कहा गया है? दीवानिया। मुगल काल में सेना विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? मीर बख्शी। चलिए अब मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री करते हैं। 10th चैप्टर उपनिवेशवाद और ग्रामीण क्षेत्र। देखिएगा इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। यदि आपको पूछे बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793। आगे आपका सूर्यास्त कानून लागू किया था जिस किनके ऊपर? जमींदारों के ऊपर। बरगादार किन्हें कहा जाता था? तो
बटाईदार होगा यहाँ पर। बटाईदार किसे कहा जाता था, ठीक है, तो जो बटाई पर जमीन लेते थे उनको। अगस्तस क्वींसलैंड की हत्या किसने किया था, तिलका मांझी ने किया था। दामिन-येको में किसे बसाया गया था, संथालों को। दामिन-येको का मतलब क्या होता है, सरकारी भूमि। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ब्रिटेन में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था, रैयत। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था, जमींदार के द्वारा। कॉर्नवालिस कोड कब आया, 1793। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, 1875। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855-56। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई, 1765 में। औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुआ, बंगाल में। फिर मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1818 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन है लागू की गई नई राजस्व, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, मिसटाइपिंग हुआ है। नई राजस्व बंदोबस्त को क्या कहा गया, ये आपका गलत है क्वेश्चन, ठीक है। रैयत का अर्थ क्या होता है, किसान, ठीक है। 12वां चैप्टर यदि देखें हम लोग, ठीक है, तो आपका है औपनिवेशिक शहर और नगरीकरण। तो गोवा में पुर्तगाली कोठी की स्थापना कब हुई, 1510 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ सर, 1757 में। बम्बई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, 1911 में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ना, तो बम्बई में। और इंडिया गेट पूछे तब दिल्ली में, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई और इंडिया गेट दिल्ली। भारतीय जनगणना पहला कब हुआ, तो 1872 में हुआ, लेकिन सफल जनगणना आपका 1881 में हुआ है। उसके बाद किस शहर को भारत का सरताज कहा जाता है, बम्बई को। फोर्ट विलियम का निर्माण किस नगर में किया जा रहा था, कलकत्ता में। भारत का पहला हिल स्टेशन कौन है, शिमला। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे, मद्रास में। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था, 1878 ईस्वी में। उसके बाद आपका कोलकाता की स्थापना के समय गोविंदपुर से किनको हटने का आदेश दिया गया था, तो बुनकरों को। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस राजा और रानी के स्वागत द्वार में के रूप में किया गया था, तो जॉर्ज पंचम और रानी मेरी। 12 में कहता यूरोपीय बस्तियों को क्या कहा जाता था, गोरा शहर। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया, 1911 में। शाहजहानाबाद को किसने बसाया, शाहजहां ने। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, 1853 में, जो पहला बार चला था बम्बई से थाने तक। उसके बाद आपका कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1773 में। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, नवगॉथिक शैली का उदाहरण है। 7 द्वीपों का नगर किसको कहा गया है, बम्बई को कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है छोटा स्थायी बाजार को क्या कहते हैं, गंज। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, 17 मई 1498 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन है, तो बम्बई है। अंग्रेज ने किस स्थान को अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, शिमला को। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद किया, 1961 में। यह सबसे पीछे आज़ाद हुआ है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल के मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल के अनुसार कौन सा नगर सुनियोजित मेगास्थनीज के अनुसार कौन सा नगर सुनियोजित योजना के आधार पर बसाया गया था, तो पाटलिपुत्रा। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किसने बनाया, कहाँ बनाया गया था, मद्रास में। ब्लैक पैगोडा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गोविंद राम मित्तर ने। अमार कथा की रचना किसने किया है, विनोदिनी दासी ने। उसके बाद मद्रास में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी में आरंभ में किस समुदाय के लोगों को नौकरी मिलती थी, तो वे लार समुदाय के लोग, है ना। चेन्नापट्टनम की स्थापना कहाँ पर हुई है, कब की गई, 1639 ईस्वी में। और इसके बाद कुछ चैप्टर बच गया जिसका आपका सेकेंड पार्ट बना कर दे देंगे।